Hello student, this is DNT and welcome you to DNT English classes. Well, what we are going to learn in this video, we are going to learn our class 10 English first flight chapter 7 glimpses of India and second part Coorg. Well, what is glimpses of India? As I have mentioned in first video कि ये glimpses means होता है views, glimpses means झलक. कहाँ का झलक? तो ये भारत का झलक, भारत के व्यूज हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से देखेंगे. और दिस चैप्टर इज कुर्ग. विल सी द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. Definitely we'll see the difficult word meaning and the theme of this chapter as what we have learned from this chapter. Well, Coorg is coffee country famous for its rainforest and spices. सबसे पहले हम इसमें ये जो लाइन है कि कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री. सो कुर्ग इज नॉट अ सेपरेट कंट्री. कुर्ग कहाँ है? तो कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. ये हमारे दक्षिण भारत का ये जो कर्नाटक है उसका एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग, जो कॉफ़ी के लिए काफ़ी फेमस है और शायद इसीलिए इसे कॉफ़ी कंट्री कहा गया है. फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. नॉट ओनली कॉफ़ी, ये कॉफ़ी के साथ साथ ये रेन फॉरेस्ट के लिए भी फेमस है और शायद इसी रेन फॉरेस्ट के कारण ये कुर्ग जो है वो इंडिया में बहुत ही फेमस हिल स्टेशंस है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि कॉफ़ी फेमस है यहाँ की और रेन फॉरेस्ट ऑफ कोर्स, और साथ साथ ये जो स्पाइसेस है, बहुत तरह के जो स्पाइसेस जो हम लोग वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं वो यहाँ से प्राप्त होता है. और अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे कि हमने जाना कि कुर्ग एक इंडिया का सबसे फेवर्ड जो टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है, हम इसे हिल स्टेशन कहते हैं, वो फेमस है. यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि ये जो ऊटी है, ऊटी से भी ज़्यादा फेमस है. यहाँ की फ्लोरा एंड फना बहुत ही फेमस है, यहाँ की चीज़ें काफ़ी फेमस है, यहाँ के लोग काफ़ी फेमस हैं. तो यहाँ के ओवरऑल चीज़ हम लोग देखेंगे कि काफ़ी अपने आप में मायने रखता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो अब हम लोग देखेंगे कि ये कुर्ग जो है इंडिया का एक छोटा सा जिला है कर्नाटक का, वो किस तरह से और कितना फेमस है और किस तरह से यहाँ पर लोग अट्रैक्ट होते हैं, कौन सी खासियत है यहाँ की चीज़ों में. सबसे पहले हम देखेंगे कि मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर साइट्स द पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. तो अगर इसकी लोकेशन देखा जाए कि ये कुर्ग है कहाँ, तो इट इज़ इन मिडवे. ये किसके बीच में है? तो ये मैसूर और ये जो कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर है, ठीक उसके बीच के रास्ते में ये कुर्ग है. एंड इट्स अ पीस ऑफ हेवन. ये एक स्वर्ग का टुकड़ा कहा जा सकता है. मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. ड्रिफ्टेड मतलब जब किसी चीज को हवा के द्वारा कैरी करके लाया गया हो, कैरीड फॉरवर्ड बाय एयर, तो ये हवा से कैरी किया गया है और ये स्वर्ग से आया हुआ है. शायद हमारे जो लेखक हैं, नरेटर हैं, उनको ये लग रहा है कि कुर्ग बिल्कुल ही सबसे अलग, एकदम स्वर्ग जैसा है. स्वर्ग से इसकी तुलना हमारे कवि लेखक ने किए हैं. आगे हम देखेंगे, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटिफुल वुमेन एंड अ वाइल्ड क्रीचर्स. अब यहाँ के जो ये जो कुर्ग है वो क्या चीज़ के लिए फेमस है? तो इट इज़ फेमस फॉर द रोलिंग हिल्स. ये जो रोलिंग हिल्स है, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, वो इसको और भी सुंदर बनाता है. और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, इनहैबिटेड बाय ए प्राउड रेस, और यहाँ पर एक विशेष प्रजाति के लोग हैं जिसे हम मार्शल मैन कहते हैं. मार्शल हम कहते हैं हैविंग टू डू विथ वार, जो वार में युद्ध करने में निपुण होते हैं, कुशल होते हैं. तो यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी निपुण योद्धा हैं, वॉरियर्स हैं जो युद्ध में अपना कौशल दिखाते हैं. यहाँ की महिलाएं काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ साथ साथ हम लोग यहाँ के जो बहुत सारे जो जीव है, जंगली जीव, उसको भी यहाँ पर देख पाते हैं. तो ये चीज़ें इस कुर्ग को और भी अट्रैक्टिव बना देता है. कुर्ग और कोडागू, ये पहले कोडागू जिला हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट,
उसी को हम कुर्ग कहते हैं, तो या तो कुर्ग कहें या कोडागु कहें। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। अब यहाँ की जो सबसे फेमस है रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर रेन फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ रेन फॉरेस्ट है। यहाँ स्पाइसेस बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, और फिर यहाँ की कॉफ़ी प्लांटेशन भी बहुत फेमस है, जिसके कारण हम इसे कॉफ़ी कंट्री भी कहते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। अगर ये तो छोटा सा जिला है और जिसके 30% एरिया रेन फॉरेस्ट ही कवर कर लेता है। ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। खास करके अगर हम रेनी सीजन की बात करें तो यहाँ काफ़ी बारिश होता है, और जिसके कारण यहाँ पर विजिटर्स इस मॉनसून में आना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। तो यहाँ कौन सा सीजन सबसे बेहतर है जब टूरिस्ट या फिर विजिटर्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस प्लेस को विजिट करते हैं? तो ये जो जॉय का सीजन स्टार्ट होता है वो सितंबर से शुरू होता है और इट कंटिन्यूज टिल मार्च, और मार्च के महीने तक का जो टाइम है, इस बीच का जो टाइम है वो काफ़ी आइडियल टाइम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है, और ये समय काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है अगर कोई विजिटर्स, कोई टूरिस्ट अगर इस कुर्ग में अपना इंजॉयमेंट के लिए अगर आते हैं। द वेदर इज परफेक्ट, द वेदर इज परफेक्ट with some showers thrown in for good measures। यहाँ की अगर हम वेदर, मौसम की बात करें तो यहाँ काफ़ी वेट वेदर होता है, प्लीसेंट वेदर होता है, और हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर होते ही रहते हैं। और द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी। और यहाँ की हवा में अगर आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ की जो हवा है उसमें आपको एक विशेष तरह का खुशबू, जो फ्रेग्रेंस है वो आपको कॉफ़ी का मिलता है। तो यहाँ कॉफ़ी की खुशबू यहाँ के हवा में आपको मिलेंगे। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। अब इसे हम कॉफ़ी स्टेट्स कहते हैं। यहाँ कॉफ़ी की प्लांटेशंस ज़्यादा है। एंड कॉलोनियल बंगलोज, अब ये कॉलोनियल बंगलोज क्या होता है? तो ये ब्रिटिश टाइम के बंगलोज है जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपीज। अब कैनोपीज का मतलब होता है यहाँ के पेड़ इतने घने हैं कि वो एक रूफ का, एक छत का शक्ल ले लेता है, और रूफ लाइक कवरिंग्स दैट फॉर्म शेल्टर्स। तो यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं वो बिल्कुल ही यहाँ पर कॉर्नर में, प्राइम कॉर्नर्स में यहाँ पर आपको कॉलोनियल बंगलो दिखाई देता है, काफ़ी ओल्ड बंगलोज दिखाई देता है, और वो बिल्कुल ही, और यहाँ की जो पेड़ है वो एकदम जैसे लग रहा है कि ये जो बिल्डिंग्स है उसके वो छत है, एकदम शेल्टर का रूप वो रखा रहता है। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek and Arabic descent। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो कुर्गी लोग हैं, ये पीपल कुर्ग के कहाँ के डिसेंडेंट हैं? तो ये एक्चुअली या तो ये ग्रीक मूल के हैं, ग्रीस कंट्री के हैं, या फिर अरबिक डिसेंट हैं। अब ग्रीस कहाँ है? तो ये एक यूरोपियन कंट्री है, और अरब जो है सो ये एक एशियन कंट्री है जिसे हम सऊदी अरब कहते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो या तो सऊदी अरब के मूल के हैं, या फिर ये जो ग्रीस हैं वहाँ के मूल के हैं, वहाँ के लोग हैं, इनके पूर्वज वहाँ आए होंगे। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical। अब एक कहानी के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि कभी अलेक्जेंडर की सेना यहाँ पर आया था दक्षिण भारत में, और अलेक्जेंडर जैसे हमें मालूम है कि वो हम इंडिया पे कई बार इन्वेड किया है, अटैक किया है, और जैसे कि वो साउथ में आया था तो काफ़ी समय की बात है, तो वो वापस तो हो गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनका जाना काफ़ी मुश्किल हो गया था, तो वो वहीं पर सेटल्ड हो गए, वहीं पर बस गए और रह गए। These people married amongst the locals। अब ये जो लोग जो अरब के थे या ग्रीक के थे, ये लोग ये जो यहाँ रुक गए, जो बस गए, अब उन्होंने क्या किया? तो यहाँ के लोकल से उनकी शादी वगैरह हुआ। एंड देयर कल्चर इज अपरेंट in the martial traditions
marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. अब हम क्या देखते हैं कि ये जो लोग हैं जो यहाँ पर कुर्ग में रह गए हैं, बस गए हैं, उनका हर एक चीज़ काफ़ी अलग है, जो हमें बताता है कि ये लोग एक्चुअली किसी और जगह के हैं, क्योंकि इनका जो कल्चर है, इनकी जो ट्रेडिशंस है वो बिल्कुल ही अलग है। और ये इनके पास एक मार्शल ट्रेडिशंस है, इनकी जो शादी है या फिर जो धार्मिक विचारधारा है which are distinct from the Hindu mainstream. mainstream क्या होता है? तो एक ट्रेडिशन which most people follow, एक ऐसा ट्रेडिशन जिसको सब मानते हैं। तो जो हिंदू का मेन ट्रेडिशन है, जो हिंदू जिस परंपरा को मानते हैं, ये जो कोडाऊ के लोग हैं, ये जो कुर्ग के लोग हैं, वो उससे बिल्कुल अलग है। अब डेफिनेटली इस बात से हमें पता चलता है कि इनका हर एक कल्चर रिफ्लेक्ट करता है कि ये कहाँ के मूल के हैं, कहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं ये लोग। द थ्योरी ऑफ अरब origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus. अब हम और भी इस बात को जान पाते हैं जब हम यहाँ के लोगों का जब हम ड्रेस देखते हैं, तो इनका ड्रेस कैसा होता है। तो ये जो अरब के लोग हैं, ये इस थ्योरी से भी हमें सपोर्ट मिलता है। कौन सा थ्योरी है? तो ये जो कोडाऊ के लोग हैं, इनके पास ब्लैक कोट होता है, काले कलर का कोट होता है विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, और उस कोट में ये जो बेल्ट लगा होता है कमर में, वो एक विशेष तरह का एम्ब्रॉयडर्ड उस पर काम किया गया रहता है, जो वर्न बाय द कोडावू, जो कोडावू के लोग पहनते हैं, जिसे हम नोन एज कुपिया। अब इस ड्रेस को हम लोग कुपिया कहते हैं। इट रिसेंबल्स द कुफिया वर्न बाय द अरब्स एंड कुर्ड्स। अब ये जो ड्रेस कुपिया है, ये बिल्कुल वही ड्रेस है जो अरब में जो शेख के द्वारा या फिर जो अरबियंस के द्वारा कुफिया नाम का जो ड्रेस पहना जाता है, ये बिल्कुल उसी से मैच करता हुआ ड्रेस कुपिया है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये लोग अरबी मूल के हैं। कुर्गी homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount the numerous tales of valor related to their sons and fathers. अब हम देखेंगे कि कुर्ग के जो लोग हैं, ये लोग कैसे हैं और लोगों के कंपैरिजंस में। तो यहाँ की जो कुर्गी फैमिलीज हैं, इनका एक स्पेशल ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। ये हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? तो ये एक तरह का, ये जो अपने मेहमान होते हैं, इनके जो गेस्ट होते हैं, वो उनको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं। ये लोग काफ़ी वेलकमिंग होते हैं, तो ये काफ़ी एक कंफर्ट देते हैं अपने मेहमान को। तो ये एक बहुत ही सुंदर प्रथा है इनके पास। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट द न्यूमरस टेल्स। अब इनके पास बहुत सारे टेल्स का मतलब हुआ स्टोरीज है वैलर रिलेटेड। अब वैलर क्या होता है? जिसमें करेज और ब्रेवरी, वार से संबंधित जो इनके पास कहानी है रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, वो इनके फादर्स, इनके सन्स से संबंधित होता है, वो वार से संबंधित होता है। तो दे ऑलवेज लव टेलिंग द स्टोरीज ऑफ द ब्रेवरी एंड वैलर्स ऑफ देयर फादर्स एंड सन्स। तो ये अपने पूर्वजों का हो, अपने सन्स का हो, ये उनकी वीर गाथा लोगों को सुनाना काफी पसंद करते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट is one of the most decorated in the Indian Army. अब हमें, जैसे कि हमने देखा कि कुर्गी लोग जो होते हैं, यहाँ के जो मैन होते हैं, वो मार्शल मैन हैं। अब ये एक कुशल, एक काफ़ी निपुण, टैलेंटेड वॉरियर्स हैं। ये लोग काफ़ी करेज रखते हैं, काफ़ी हिम्मत वाले होते हैं। और यही कारण है कि हमारे भारत की जो इंडियन आर्मी के जो रेजिमेंट्स है, कुर्ग रेजिमेंट, वो दैट इज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। अब यहाँ डेकोरेटेड का मतलब हुआ कि इन्होंने काफ़ी अवार्ड जीता है, हैविंग रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स एंड ब्रेवरी इन वॉर। तो अगर युद्ध में अगर अवार्ड और ब्रेवरी की बात हो, तो सबसे ज़्यादा इस कुर्गी रेजिमेंट को मिला है, और इसीलिए इसे इंडिया के मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स के श्रेणी में रखा जाता है इंडियन आर्मी में। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। और ये बात हमें और भी सत्यापित करता है कि अगर हम इंडियन आर्मी की जो फर्स्ट, हमारी इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं, उनका नाम है जनरल करियप्पा, और ये करियप्पा कहाँ के हैं? तो ये कुर्ग से बिलोंग करते हैं, ये कुर्गी हैं। इवन नाउ, आज भी कोडाबूज आर दी
only people in India permitted to carry the firearms without a license. अब हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा करेजियस, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला और ये काफ़ी टैलेंटेड लोग होते हैं यहाँ के, जो वार के लिए स्पेशली फिट होते हैं। और इस ब्रेवरी के साथ साथ ये काफ़ी विश्वासी लोग होते हैं, मोस्ट ट्रस्टी एंड ट्रस्टवर्दी पीपल हैं ये लोग। और यही कारण है कि इनकी लॉयल्टी के कारण इन्हें, ये पहले लोग हैं ऐसे कुर्ग के जिन्हें हमारे इंडिया में फायर आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स, बिना लाइसेंस के हथियार कैरी करने का इन्हें परमिशन है। इन्हें हथियार को रखने के लिए, वेपन्स को रखने के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि ये अपने वर्थ को, अपने इंपॉर्टेंस को, अपने हर एक चीज़ को ये बहुत बढ़िया से प्रूव कर दिए हैं, साबित कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे दक्षिण भारत में जो सबसे एक इंपॉर्टेंट रिवर है, द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forest of कुर्ग। तो दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदी है, जो कावेरी नदी, वो इसी कुर्ग से होकर बहती है। और इस कावेरी नदी का जो ओरिजिनेशन है, ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है? इट्स ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो ये कुर्ग के फॉरेस्ट से ही इस नदी को पानी मिलता है। और अगर हम इस कावेरी नदी की बात करें तो महासीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। अब यहाँ की नदी में, इस कावेरी नदी में जो इस फ्रेश वाटर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिश जिसे हम महासीर कहते हैं, तो ये अबैंडेंट, बहुत ही अबाउंड मतलब प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पानी में मिलेगा। किंगफिशर डाइव फॉर देयर कैच। अब हम क्या देखते हैं, तो इन मछलियों को पकड़ने के लिए किंगफिशर नाम की जो बर्ड है वो इस नदी में डाइव लगाता है, जंप करता है और फिर इन मछलियों को, महासीर नाम की इस मछली को पकड़ता है। While squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। हमें यहाँ की पानी में और भी कुछ खास मिस्चिफ देखने को मिलता है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ की जो स्क्वायरल्स है, जो गिलहरी है या फिर लंगूर, वो क्या करते हैं, तो वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं और वहाँ वो फ्रूट्स को थोड़ा बहुत खा करके और इस शांत पानी में उस हाफ ईटन फ्रूट्स को वो फेंक देते हैं। और फिर फेंकने के साथ क्या होता है, तो उसके साथ जो पानी में स्प्लैश होता है या फिर रिपल्स इफेक्ट। व्हाट इज रिपल इफेक्ट्स? तो ये जब हम किसी पानी में कोई पत्थर वगैरह फेंक देते हैं तो ये जो पानी का वेव्स बनता है, तो इन जानवरों को, लंगूर्स को या फिर ये जो स्क्वायरल्स हैं, वो इस स्प्लैश या फिर ये जो रिपल्स ऑफ जो इफेक्ट ऑफ जो दिखाई देता है, जो बनता है, उसको देखने में से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और साथ में हम क्या देखते हैं कि एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बैथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। अब माउथ्स क्या होता है, तो ये एलिफेंट का केयर टेकर होता है, इसे हम मावत कहते हैं। तो ये हाथी को कंट्रोल करता है, हाथी को राइड करता है। तो यहाँ की नदियों में हम हाथी को स्नान करते हुए, बाथ करते हुए देख सकते हैं, जो इसके केयर टेकर महावत्स के द्वारा होता है। एंड द मोस्ट लेड बैक का मतलब हुआ रिलैक्स्ड, काम, नॉट इन ए हरी। जो सबसे रिलैक्स्ड इंडिविजुअल्स हैं बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स विथ रिवर रैफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। अब हम देखते हैं कि इस कुर्ग में, जो इंडिया की सबसे फेमस हिल स्टेशन में आता है, यहाँ पर जो विजिटर्स हैं, यहाँ के जो टूरिस्ट अट्रैक्ट करने की जो चीज़ें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग चीज़ अब यहाँ पर क्या हमें दिखाई देता है, तो ये है यहाँ पर की जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा लोग दिलचस्पी लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर रिवर रैफ्टिंग है। एंड व्हाट इज़ रिवर रैफ्टिंग? तो रिवर रैफ्टिंग कहते हैं जब आप नदी में लकड़ी को जोड़ करके एक प्लेटफॉर्म बना करके और उस पर आप तैरते हैं, तो वो रिवर रैफ्टिंग कहलाता है। तो रिवर रैफ्टिंग है। साथ में कैनोइंग है। कैनोइंग एक जो नैरो लार्ज बोट होता है,
वो उसको हम लोग डोगी नाव कहते हैं। तो इस डोगी नाव में भी यहाँ पर रेसिंग होता है, यहाँ रैपलिंग होता है। रैपलिंग क्या होता है? तो ये जो माउंटेन क्लिप्स हैं, पहाड़ से रस्सी के सहारे आप नीचे उतरते हैं, स्लाइड करते हैं, तो ये काफ़ी एडवेंचरस, काफ़ी डेंजरस भी होता है। और साथ में रॉक क्लाइंबिंग भी है। यहाँ पर हम पहाड़ पे रस्सी के सहारे लोगों को चढ़ते हुए देखते हैं यहाँ। और फिर साथ में यहाँ पर माउंटेन बाइकिंग भी होता है, यहाँ की पहाड़ियों में आप बाइकिंग कर सकते हैं। तो ये सारी जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स है वो काफ़ी यहाँ के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। तो इसमें हमने खास चीज़ क्या देखा? तो यहाँ पर रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और साथ में माउंटेन बाइकिंग जैसे फेमस स्पोर्ट्स यहाँ अवेलेबल है, जो विजिटर्स को ऑलवेज अट्रैक्ट करता है। Numerous walking trails in these regions are a favorite with trekkers. अब हम देखते हैं कि यहाँ जो माउंटेन ट्रैकिंग करने के लिए लोग आते हैं, जो पर्वतारोही हैं, जो पहाड़ पे ट्रैकिंग करते हैं, चढ़ते हैं, अब उनके लिए यहाँ पर बहुत सारा वॉकिंग ट्रेल्स है। अब वॉकिंग ट्रेल्स क्या होता है? तो एक ऐसा रास्ता जो इस जंगल में, यहाँ के जंगलों के बीच से होकर बना हुआ है। और जब हम देखते हैं कि आप कहीं से अगर लोग अगर चले आए जाए तो वहाँ के पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं और वहाँ एक सुंदर सा रास्ता, पाथ क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ के जंगलों से होकर काफ़ी रास्ते गुजरते हैं, जो ट्रैकर्स के लिए काफ़ी इंजॉयमेंट का होता है। वो इन रास्तों से इस जंगल को घूमते हैं और यहाँ के जंगलों का मजा लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो कुर्ग है, ये 30% इसका जो एरिया है वो रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। अब यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर हमने बहुत तरह की जानवरों को देखा, साथ साथ हमें कुछ और भी चीज़ें दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ बर्ड्स हमें दिखाई देते हैं, बीज यहाँ दिखाई देते हैं और बटरफ्लाइज, तो चाहे वो पक्षी हो, यहाँ फ्लाइज हो या बटरफ्लाइज हो, ये चीज़ें भी हमें यहाँ पर विजिटर्स को कंपनी देती है। मैकाकस या फिर मालाबार स्क्वायरल्स जिसे हम कहते हैं, ये एक तरह का मालाबार स्क्वायरल्स है, यहाँ के लंगूर है या फिर स्लेंडर लोरीज है। कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। अब ये यहाँ के पेड़ों के ऊपर से ये आपको एक स्पेशल व्यू आपके ऊपर रखता है, ये आपको वॉच करता है। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर द वाइल्ड एलिफेंट्स। और अगर आप जा रहे हैं तो अगर आप यहाँ के जंगलों से, यहाँ के जगहों से अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ही रुक जाते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए कि यहाँ की जानवर, यहाँ पर एलिफेंट्स आपको दिखाई देते हैं। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg। चलिए, यहाँ की अगर ब्रह्मगिरी पर्वत पे if you happen to ride on the ब्रह्मगिरी hills, अगर आप ब्रह्मगिरी के पहाड़ी पे अगर ऊपर जाते हैं तो यहाँ से आपको पैनोरामिक व्यू हम किसे कहते हैं? ए व्यू ऑफ ए वाइड एरिया ऑफ लैंड। तो अगर आप इस ब्रह्मगिरी के ऊपर में हैं तो आपको पूरे कुर्ग का दृश्य बिल्कुल साफ, बिल्कुल ही क्लियर एज ए क्रिस्टल आपको दिखाई देता है। ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप, मिस्टी का मतलब यहाँ पर धुंधला, कुहासा भरा यहाँ की जो लैंडस्केप है वो कुर्ग का आपको दिखाई देता है। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधामा। यहाँ पर एक आइलैंड है जो बहुत ही अट्रैक्टिव आइलैंड है। 64 एकर्स का ये आइलैंड है जिसे हम निसर्गधामा कहते हैं। और इस निसर्गधाम में जाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रास्ता मिलेगा। ये रास्ता आपको ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, यहाँ के रस्सी का ब्रिज, रोप ब्रिज है, आप इस ब्रिज को क्रॉस करके आप उस ब्यूटीफुल आइलैंड जिसे निसर्गधाम कहते हैं, जो 64 एकर्स में स्प्रेड है, आप उस आइलैंड पे पहुंचते हैं, जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल होता है। रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट्स। अब यहाँ पर हमें एक बुद्धिस्ट मोनार्किज्म भी दिखाई देता है, मोनार्किस्ट। यहाँ जो एक तिब्बतियन सेटलमेंट है, ये
जो यहाँ इसका नाम ये कहाँ मिलेगा, तो ये बाइलाकुप्पी है। बाइलाकुप्पी जहाँ पर ये तिब्बतियन सेटलमेंट आपको दिखाई देता है इज ए बोनस। तो ये एक और एडेड बोनस है जो आप निसर्ग धाम के अलावा आप इन चीज़ों को भी विजिट कर सकते हैं। द monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that you wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। तो अगर आप इस बाइलाकुप्पी जाते हैं जो एक तिब्बतियन सेटलमेंट है, यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स अगर आप पहुँचते हैं तो यहाँ के मॉन्क्स, यहाँ के जो प्रेस्ट हैं मॉन्क्स, वो आपको एक विशेष तरह की ड्रेस भी दिखाई देंगे। इनका जो ड्रेस होता है वो रेड कलर का होता है, ये ऑखरी का मतलब ऑरेंज होता है, येलो रोब्स इनकी होते हैं और आर अमॉन्ग्स द मेनी सरप्राइजेस। और ये चीज़ें आपको बिल्कुल ही सरप्राइज करेगा अगर आप इंडिया के अगर हार्ट एंड सोल को ढूंढ रहे होते हैं तो दैट इज द कुर्ग। वो कुर्ग है जहां पर आपको वो सारी चीजें जो इंडिया के जो विविड कल्चर्स है और विविड डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो थिंग्स हैं विच वी ऑल सी अवेलेबल इन कुर्ग। तो बिल्कुल ही कुर्ग एक बहुत ही नाइस डेस्टिनेशन है विजिटर्स के लिए। हमारे जो नरेटर हैं, जैसे कि हमने देखा कि ये मिस्टर लोकेश एब्रॉल हैं जो इस कुर्ग को लिखे हैं और ये बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं और ये बहुत सारे हमारे न्यूज़पेपर्स के लिए इन्होंने लिखा है और ये एक्टिव मेंबर हैं इन सब का और ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक राइटर हैं, एसेइस्ट हैं और इन्होंने इस चैप्टर को लिखा। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने देखा कि नैरेटर ये जो कुर्ग प्लेस है वो बता रहे हैं कि इंडिया में ये कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, किस तरह से ये लोगों को अट्रैक्ट करता है। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो हाउ मच ब्यूटी यू कम अक्रॉस, हाउ मच एंजॉयमेंट यू हैव व्हेन यू रीच देयर। खास करके अगर आप एडवेंचरस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो कुर्ग एक सबसे बेहतर डेस्टिनेशन होगा। यहाँ के रिवर में आपने देखा कि बहुत तरह के जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं, जैसे रैफ्टिंग है, रिवर रैफ्टिंग है, कैनोइंग है। यहाँ के पहाड़ियों में आप माउंटेन ट्रैकिंग से लेकर के, माउंटेन बाइकिंग से लेकर के और रैपलिंग से लेकर के कई चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ बहुत तरह के हमें वाइल्ड क्रिएचर्स देखने को मिला, बर्ड देखने को मिला, फ्लाइज देखने को मिला और सबसे सुंदर जो यहाँ की जो वेदर है वो बहुत ही वेट और प्लीजेंट वेदर है। जो इंडिया में तो काफ़ी हिल स्टेशंस हैं लेकिन कुर्ग का कोई कंपैरिजंस नहीं है, ये सबसे बेहतर है। तो इफ़ यू मैनेज टू गेट टाइम यू कैन विजिट द कुर्ग एज टू हैव द ब्यूटी ऑफ इंडिया। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग कुर्ग के बारे में समझ पाए कि ये कुर्ग कहाँ है, ये हमारे नैरेटर को किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब किस एंगल से ये दिखाई देता है। तो हमारे नैरेटर ने इस कुर्ग को स्वर्ग से तुलना किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। आपने एक एक चीज़ इस कुर्ग से संबंधित बातें पढ़ा होगा, यहाँ के लोगों को, यहाँ के चीज़ों को, यहाँ के लैंडस्केप्स को, हर एक चीज़ को समझा होगा। और अगर आपने समझा है डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इसे शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका एडवांटेज ले सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।